अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह समय मंगलमय और आने वाला समय मंगलमय गुजरे। मित्रों, यह जो लॉकडाउन का अवसर मिला है, जिसके कारण बहुत सारे हमारे सामने विकट परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बीच हमें अपना सफर तय करना है। आप अपनी पढ़ाई को बाधित होने नहीं दें। घर पर ऑनलाइन क्लास जो विभिन्न शिक्षकों के द्वारा आपको दिया जा रहा है, उसे आप सीरियसली लें और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। जो क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन क्लास द्वारा या वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास द्वारा, उन सारे दिए गए मटेरियल्स को आप घर पर बार बार पढ़ें। और आर.के. पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर की ओर से जो बायोलॉजी के क्लास आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 12th क्लास के बायोलॉजी के क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनमें कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, उन्हें मैं पढ़ रहा हूं। उन कमेंट में कुछ जगह यह कहा गया है कि सर बोर्ड पर लिखा हुआ हमें दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं तो उस समय बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसका मैं साफ एक छोटा सा पार्ट, क्लियर विजन, मैं उसका रिकॉर्ड कर लेता हूं, जिसका अपलोडिंग अच्छे मेगापिक्सल में किया जाता है। लेकिन उसमें आगे का जो वीडियो रहता है, जो मेरे लेक्चर पर आधारित रहता है, उसका मेगापिक्सल थोड़ा कम होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में कई सारी डाटा संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है और लॉकडाउन में इसका निवारण कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि साधनों संसाधनों की कमी है। तो आप इसको परिस्थितियों को समझेंगे और जो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस वीडियो को आप अगर बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वह चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो बोर्ड पर लिखा हुआ टर्म्स होता है, जो बोर्ड पर लिखे हुए लाइनें होती हैं या जो डायग्राम होता है, वह मैं आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं ध्यान रखता हूँ। और एक बात मैं बतला दूं कि मैं कोई शिक्षक समझकर अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत नहीं किए हुए। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ और हमेशा समझता रहूंगा। और स्टूडेंट की क्या परिस्थितियां, क्या क्या प्रॉब्लम उनके सामने आ सकता है, उनको कहाँ कहाँ दुविधा हो सकती है, क्या समस्याएं उनको होती हैं, उन सारी समस्याओं से हम रूबरू हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। इसलिए मेरा यह भरसक प्रयास रहता है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी मेरे
बतलाए गए सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके और उसमें कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रॉब्लम को शो आउट कर सकते हैं और आपके द्वारा जो मुझे पॉजिटिव इंस्पायरेशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके यूट्यूब पर चैंपियन कोचिंग सेंटर RK पंकज के नाम से अपलोड है। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे और चैंपियन कोचिंग सेंटर RK पंकज सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको उपस्थित हो जाएगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने जो जानकार लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ आप बांटने का काम करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। मेरा वीडियो अन्य दूसरे शिक्षकों के वीडियो से आखिर क्या अंतर रखता है? तो मेरा वीडियो इसलिए दूसरे शिक्षकों के वीडियो से अंतर रखता है कि भले इसमें टेक्निकल एप्लीकेशन की हम लोगों ने इसमें अप्लाई कम किया है, टेक्निकल चीजों का इसमें इस्तेमाल कम किया गया है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो बातें होती हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह मैं बिल्कुल बेसिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का अपने तरफ से भरसक प्रयास करता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा कंसस होकर के देखेंगे तो आपको जो भी डाउट है, और हो सकता है कि एक बार में आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आए। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिन टर्मों को अभी पूरा क्लियर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। उन टर्म्स का या उन लाइनों का, उन डायग्रामों के कुछ बातों का जो चर्चा विस्तार के साथ रहता है वह या तो पिछले वीडियो में मिलेगा या आने वाले आपके क्लास में, आने वाले आपके वीडियो में, आने वाले चैप्टर में आपको दिया जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाइयां रह सकती हैं, वह मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के कंटिन्यू व्यूअर हैं और आप लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सारी कठिनाइयां देर सवेर दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मित्रों, मैंने पिछले क्लास में सेल्फ पॉलिनेशन स्टार्ट किया था और मैंने बतलाया था कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए दो प्रकार की अनुकूलताएं आपको होती है, या दो प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। एक आपको मैंने बतलाया ऑटोगेमी, और दूसरा आपको मैं आज बतलाने जा रहा हूं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, जिसको मैं गिटोनोगेमी पॉलिनेशन कहता हूं। हम सभी जानते हैं कि सजात का मतलब समान जाति, अब पुष्पी मतलब पुष्प। समान जाति के फूलों के बीच में जब परागण की क्रिया होती है तो उसको हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप टर्म को समझ गए, अगर आप शब्दों को समझ गए तो आपको उन चीजों को प्रस्तुत करने में बहुत ही सुविधा होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि जिस ढंग से क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, बतलाया जाता है, वो सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रह जाए या फिर आप परीक्षा में उसको ज्यों का त्यों उतार दिए। कोई जरूरी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए हम पढ़ाते हैं और जहां तक होता है विस्तार से पढ़ाते हैं। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि सारी चीजें आपके दिमाग में रहे या परीक्षा के दौरान आप सारी चीजों को लिख पाए। हाँ, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन इराइज होते हैं, तो ये डिस्क्राइब करने के पीछे मेरा मेन मकसद होता है कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव संबंधी, MCQ संबंधी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उलझन ना के बराबर हो। अगर कहीं उलझन होता है तो वह उलझन को आप थोड़ा बहुत मेहनत करके, गाइड का, बुक्स का सपोर्ट लेकर के, हेल्पिंग बुक्स का सपोर्ट लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा क्लास मेरा बड़ा हो जाता है। और एक स्टूडेंट्स ने, 2-4 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर क्या आप जो पढ़ाते हैं वह कॉपी में उतारना होगा? तो बिल्कुल उतारना होगा। जो भी मैं पढ़ाता हूं वो सारी बातों को आपको कॉपी में उतारना है, और बोर्ड पर जो मैं लिखता हूं उन सारी चीजों को मैं क्लियर विजन के साथ रिकॉर्ड करता हूं। इसलिए आप उस क्लियर विजन को पॉज करके उसको अपने कॉपी में राइट डाउन करें, और बाकी जो मैं समझाता हूं लेक्चर, वो लेक्चर का हो सकता है क्लियर विजन नहीं आए, उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरा साउंड बिल्कुल क्लियर आपको दिखलाई देगा, बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई देगा। तो आइए इसको अब आगे हम देखते हैं। सजात पुष्पी परागण में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, यह डिटोन अर्थात नेबर तथा गेमस अर्थात मैरिज से बना है। देखिए, नेबरहुड पड़ोसी, नेबरहुड पड़ोसी में, पड़ोस में जो हमारे लोग रहते हैं
वो पड़ोस किसको कहते हैं? हमारे निकट के लोगों को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे घर के बगल में है, उनको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि यह जो गिटोनोगेमी है, इसमें पास के पड़ोस के फूल से, पड़ोस के पौधे से आपको पॉलिनेशन की क्रिया होती है। क्योंकि गेमस का मतलब था मैरिज होना। मैरिज का मतलब यहां मैरिज नहीं समझ लीजिए, मैरिज का मतलब यहां हो गया कि परागन का स्थानांतरण होना, परागन की क्रिया होना। परागकण जब स्टिग्मा पर पहुंचता है एंथर से, तो इस क्रिया को ही हम लोग गेमस, या उसी को हम लोग एक अलग टर्म में जो कि बुकों में लिखा हुआ मिलता है, मैरिज, इसको दिया गया है, मैंने लिखने का काम किया है। दूसरा देखें, इसमें द्विलिंगी या उभय लिंगाश्रयी पौधे मौजूद होते हैं, और उन पौधे में जो अलग अलग दो ढंग के फूल होते हैं, उनके बीच में परागन होता है। देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि परागन की जो क्रिया है, खास करके स्वपरागन की क्रिया है, तो उसके लिए एक चीज तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि फूल क्या हो, वो द्विलिंगी हो। यानी एक ही फूल में नर पार्ट में एंड्रोसियम और मादा पार्ट गाइनोसियम, स्टामेन और कार्पेल दोनों मौजूद रहे। अगर दोनों मौजूद है तो इस बात की इंश्योरिटी ज्यादा हो जाती है कि आपको उसमें जब भी होगा तो क्या होगा, स्वपरागन होगा। लेकिन अगर कोई फूल एक लिंगी है ना, तो एक लिंगी फूल में तो फिर स्वपरागन की क्रिया हो नहीं सकती है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, फूल अगर एक लिंगी है तो पौधे द्विलिंगी हो जाते हैं। यानी पौधे जो होते हैं वो उभय लिंगाश्रयी होते हैं। एक ही पौधे में जो फूल लगा हुआ रहता है, वह फूल नर भी होता है और मादा भी होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो दोनों स्टामिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो वह सजात पुष्पी परागन गिटोनोगेमी पॉलिनेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक ही पौधा है, एक ही सोसाइटी है, और एक ही सोसाइटी के अंदर दो अलग अलग पड़ोस में क्या है, लोग हैं। दो अलग अलग पड़ोस में क्या है, फूल है। उनके बीच में क्या हो रहा है, तो परागन की क्रिया हो रही है। इसलिए हम इसको गिटोनोगेमी कहते हैं। आगे देखिए, यह स्वपरागन तथा पर परागन दोनों से समानता रखता है। बिल्कुल, स्वपरागन भी कभी कभी जो है ये कहलाएगा, और कभी जो ये पर परागन भी कहलाएगा। स्वपरागन क्यों कहलाएगा और पर परागन क्यों कहलाएगा, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बतलाऊंगा। क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ या फिर और भी बहुत जगह से जो है बतलाया गया ये बात था, जो टर्म मैंने लिख दिया। अब इसको कुछ बच्चे जो है हमारे सामने ये बात कमेंट किए हैं, कुछ पर्सनली फोन करके हमसे पूछे हैं कि सर इसमें डायग्राम आपने नहीं बतलाया। तो डायग्राम बच्चों मैंने इसलिए नहीं बतलाया क्योंकि फूल का डायग्राम ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूं, और कई बार इसका मैंने चर्चा भी किया, इसलिए मैंने फूल का डायग्राम नहीं बतलाया। फिर भी जो स्टूडेंट इनिशिएटिव हैं, जो स्टूडेंट प्रारंभिक हैं, मेरे क्लास में अभी अटेंड कर रहे हैं, मेरे वीडियो को अभी से देखना शुरू किए हैं, उनके पिछले के क्लास छूट गए हैं, तो उनके लिए मैं इसके बाद जो है ये बतलाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से फूलों में परागन होता है स्ट्रक्चर के साथ, और उसमें गिटोनोगेमी क्या है, ऑटोगेमी क्या है, आपको जीनोगेमी क्या है, या उसमें हाइब्रिडिज्म किसको कहते हैं, मैं उसमें आपको क्लियर करने जाऊंगा। अब यहाँ आप देखें कि एक ही जाति और समान प्रकार के दो फूलों के बीच में परागन होने के बाद इसे इंडोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोगेमी कहते हैं। आगे आइए, एडवांटेज, कोई भी चीज का बेनिफिशियल इफेक्ट और उसका हार्मफुल इफेक्ट दोनों होता है, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों होता है। तो स्वपरागन का भी पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड होगा, जनरल सी बात है। तो एडवांटेज इसका क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए, इसका बेनिफिट ये है, इसका पहला पॉइंट मैंने लिखाया, यह कम खर्चीला, शुद्धता बनाए रखने वाला अर्थात प्योर लाइन को मेंटेन करने वाला परागन है। यानी कम खर्चीला का मतलब हो गया कि जब परागन होगा तो खर्च किसका किया जाता है, जो मेरे पास चीजें रहेंगी उसी का खर्च करेंगे। कहीं हम समय को खर्च करते हैं, कहीं हम पैसे को खर्च करते हैं, है ना। तो जो खर्च होता है वह खर्च किया हुआ चीज वापस लौट के नहीं आता। खर्च करना और किसी चीज को इन्वेस्ट करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है खर्च किया जो जाता है वह खर्च करने वाला चीज क्या होता है, परागकण होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन कम खर्च होता है, यानी पॉलन ग्रेन कम इस्तेमाल होता है, उसकी बर्बादी कम होती है। शुद्धता बनाए रखने वाला, शुद्धता क्यों बनाए रखने वाला होगा, क्योंकि जो पौधे या जो फूल भाग ले रहे हैं, फूल भी द्विलिंगी है और पौधे भी क्या है, द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी जब होंगे तो जाति क्या होगा, समान होगा। और उस जाति के समान रहने से, जेनेटिक कैरेक्टर के समान रहने से जो नए संतान आएंगे, प्रोजेनी आएंगे, वो प्रोजेनी भी क्या होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होंगे, बिल्कुल अपने मातृ पौधे के समान होंगे। इसलिए मैंने लिखाया कि ये शुद्धता को बनाए रखने वाला होता है, साथ ही ये प्योर लाइन को मेंटेन करता है। प्योर लाइन का मतलब क्या,
प्योर लाइन आपको मैं आगे जाके जब जेनेटिक्स का टॉपिक आएगा तो मैं आपको प्योर लाइन या उसमें होमोजाइगस क्या होता है मैं बतलाऊंगा। मेंडल का बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, उसको मैं क्लियर करूंगा। अर्थात इसमें प्योर लाइन को मेंटेन रखता है। प्योर लाइन मतलब हो गया एक ही लाइन को, एक ही चेन को, एक ही क्रम को मेंटेन रखता है, क्योंकि इसमें दूसरे आगे के भाग नहीं लेते हैं, दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं होता। अगला पॉइंट, इसमें परागकण की बर्बादी न्यूनतम होती है, जो कि मैं पहले में भी लिखा हूं, कम खर्चीला। यह होमोजाइगस यानी समयुग्मनजी संतति उत्पन्न करता है। युग्मनजी संतति, सम मतलब समान, युग्मनज, युग्मनज किसको कहते हैं तो हम आपको बतलाएंगे आगे जाके कि मेल गैमीट जब आपस में फ्यूजन करता है फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में, तो फ्यूजन करने के बाद वह क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। युग्मनज का मतलब जायगोट बनाता है। तो यह एक जैसा जायगोट निर्माण करता है, एक ही तरह के जायगोट से उत्पन्न संतति का उत्पत्ति करता है। आगे देखिए, पुष्प को बाहरी माध्यम या रंग, सुगंध, मकरंद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फूल जब ये खुद करता है तो फूल को किसी अट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए हमको किसी ढंग से जीवन को सरवाइव करना है और मेरे पास साधन नहीं है, तो पर भी अगर हम सरवाइव करना चाहेंगे तो उसी में कोई ना कोई विकल्प ढूंढेंगे, उसी में किसी ढंग से कहीं कुछ काट छाट, कहीं कोई कमी बेसी करके अपने आप को किसी ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। तो उसी प्रकार से पुष्प को जब किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वह किसी आकर्षण का भी सहारा नहीं लेता है, उसको किसी बाहरी चीजों की क्या कहता है, उसके अंदर कोई बाहरी लक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यानी उसमें रंग नहीं चाहिए, रंग रहेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सुगंध रहेगा तो उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा, मकरंद रहेगा तो कोई उसको प्राप्त करने के लिए, भोजन की पूर्ति करने के लिए उसकी तरफ आएगा। तो ये सारी चीजें उसको नहीं चाहिए होती है। क्यों नहीं चाहिए होती है? क्योंकि पॉलिनेशन आपका सेल्फ हो रहा है, स्व हो रहा है। अब देखें, ये तो एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज को हम लोग देख लीजिए। डिसएडवांटेज का मतलब हानि होता है। डिसएडवांटेज हानि में क्या, आपने मैंने बतलाया कि हानि भी होता है, फायदा है तो नुकसान भी है। तो नुकसान इसका क्या है? देखिए, एक ही इसमें अनुकूलता, विभिन्नता, नई जाति के निर्माण, प्रतिरोधी क्षमता, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा नहीं मिलता। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। अनुकूलता मतलब क्या होता है? अनुकूलता का मतलब होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कब आएगा? एडेप्टेशन तो तब ना आएगा जबकि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब हो जाता है कि आप अपने आप को, जीव जंतु पौधे अपने आप को, सजीव जगत अपने आप को अपने आसपास के वातावरण, उत्पन्न जो मौजूद साधन और संसाधन है उसके अनुसार से अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, बदलने का काम करते हैं। उसी को हम लोग एडेप्टेशन, अनुकूलता करते हैं, जो कि आपको प्रारंभिक क्लास में हमने बतलाया है, जो कि वीडियो में नहीं प्रोवाइड किया गया। वो क्लास रेगुलर जो कोचिंग में मैं दे रहा था, मैंने उसमें बताया था। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होता है। यानी जो अनुकूलताएं कुछ समय के लिए आती हैं उसको शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कहते हैं, और जो अनुकूलताएं जीवन भर के लिए हो जाती हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अनुकूलताएं, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं मतलब बदलाव। अगर कोई अनुकूलता लंबे समय तक रहता है तो विभिन्नता बन जाता है, यानी वो स्ट्रक्चर में, उसके मार्फोलॉजिकल में या एनाटॉमिकल कैरेक्टर में वो क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर में क्या करता है, वो बदलाव ले आता है जो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो विभिन्नता, नई जाति के निर्माण। जब विभिन्नता अस्थायी हो जाता है तो वह क्या करता है, एक समय ऐसा आता है, ड्यूरेशन के बाद वो एक नई जाति के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखलाई देता है। तो अनुकूलता, विभिन्नता, नई जाति के निर्माण, प्रतिरोधी क्षमता। प्रतिरोधी क्षमता मतलब वातावरण या किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको फेस करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी क्षमता। अभी आप लोग का कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो देखते होंगे कि जैसे कि आपको मैंने एलर्जी में भी बतलाया था कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी जो है उसमें किसी कोई खास व्यक्ति उससे अगर प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए एलर्जी है, कोई व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता तो उसके लिए एलर्जी नहीं है। तो प्रतिरोधी क्षमता हर इंसान में, हर जीव जंतु में आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा प्रतिरोधी क्षमता रहेगी तो कोई विपरीत परिस्थिति, कोई रोग उसको जल्दी प्रभावित नहीं कर पाएगा, समय लगाएगा, या फिर हो सकता है तब तक उसके अंदर उस ऐसा डेवलप हो जाए कुछ चीज, या ऐसा कुछ विकल्प निकल जाए कि वह चीज सामने में मौजूद ही नहीं रहे जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कोरोना भी है, तो कोरोना से कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं, कुछ लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, है ना, या देर से प्रभावित हो रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में जब तक हमें वह हमारे अंदर के प्रतिरोधी क्षमता घट जाए, वो हमें प्रभावित करे, तब तक हो सकता है कुछ उसके लिए कोई पैरेलल जो है कुछ उपाय निकल जाए, उसका डिवाइस निकल जाए, जो कि हम लोग जानते हैं वैक्सीन के रूप में। तो वैक्सीन अगर हमारे अंदर आ जाएगा, हमको दे दिया जाएगा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, उससे लड़ने के लिए अपने आप को पूर्णतः कैपेबल बना लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रतिरोधी क्षमता। उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता का मतलब, उत्पादन क्षमता का मतलब उसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो आती है,
तो प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें, अनुकूलता, विभिन्नता, नई जाति के निर्माण, प्रतिरोधी क्षमता, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा नहीं मिलता है। किसके कारण? स्वपरागन के कारण। दूसरा लिखा है सुषुप्त दुर्बल लक्षण को बनाए रखता है। सुषुप्त मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते। आप लोग पढ़े भी होंगे 8 क्लास में, और आने वाले इंटर क्लास में भी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अवशेषीय, वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में या किसी पेड़ पौधे सजीव जगत के पूर्वजों में कार्यशील थे, लेकिन वर्तमान में वो कार्यशील नहीं है, और आने वाले समय में वो क्या हो सकते हैं? लुप्त हो सकते हैं। वैसे ऑर्गन को क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषीय अंग कहते हैं। तो जो लक्षण, जो अंग हमारे लिए या किसी जीव जंतु पौधे के लिए फायदेमंद नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा, न फायदा पहुंचा रहा, न नुकसान पहुंचा रहा, केवल ऐसे ही हम उसको क्या कर रहे हैं? लोड लेकर चल रहा है, तो वैसे लक्षणों को सुषुप्त लक्षण कहते हैं। तो सुषुप्त लक्षण दुर्बल लक्षण को बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि ये स्वपरागन क्रिया है, तो स्वपरागन क्रिया में कोई बाहरी इफेक्ट, कोई बाहरी लक्षण प्रवेश नहीं कर पाता है। तो जो लक्षण पहले से चला आ रहा है, जो दुर्बलता, जो कमजोरी पहले से पुरानी पीढ़ी में थी, वही आगे की पीढ़ी में बनी हुई रहती है। तीसरा, बीज कम उत्पन्न होते हैं। बीज कम उत्पन्न होते हैं। बीज क्यों कम उत्पन्न होते हैं? क्योंकि जब कमजोरी लगातार बना हुआ रहेगा, तो आप तो कमजोर अपने आप को रखे हुए हैं, लेकिन प्रकृति तो बदल रही है, पर्यावरण परिस्थितियां तो बदल रही हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार से अगर हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये बात है कि हम आने वाले समय में अपने जीवन के लिए खुद खतरा उत्पन्न कर देंगे। तो उसी वही बात यहां पर भी होता है स्वपरागन क्रिया में। जब स्वपरागन लगातार होते रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ पाता है, कोई नए प्रकार के लक्षण जो कि बेनिफिट उसको पहुंचा सके, उसको ज्यादा सस्टेन्स कर सके, उसको ज्यादा इम्यूनिटी पावर प्रदान कर सके, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा सके, वो सारी चीज उसमें नहीं आ पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में जो बीज उत्पन्न होता है, वह बीज भी कम होता है, कम संख्या में होता है। और साथ ही साथ उन बीजों को जब हम उपयोग करते हैं कल्टीवेशन में, खेती में, तो उन बीजों के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होने की क्षमता रहती है, वो पौधे कम उत्पन्न होंगे या पौधे कमजोर होंगे। तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं? डिसएडवांटेज, हानि हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया स्वपरागन क्या है और स्वपरागन किन प्रकार के या किन अनुकूलताओं के द्वारा मतलब मेंटेन होता है, और साथ ही साथ इसका लाभ और हानि क्या है। अब मैं आपको जो कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों का, जो मेरे सामने क्वेश्चन राइज हुआ है कि सर डायग्राम के साथ बतलाइए, तो मैं डायग्राम के साथ एक ब्रीफली आपको थोड़ा सा पार्ट मैं देने जा रहा हूं, तब तक आप इसको उतार। अब देखिए मित्रों, आपके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो आपने हमसे अपना दुविधा को सामने रखा कि सर आप जो लिखाए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, कृपया आप डायग्राम के द्वारा समझाएं। तो मैं आपके लिए फिर से डायग्राम यहाँ पर स्केचिंग किया हूँ। तो देखिए, इस डायग्राम को ड्रॉ करते समय जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी, जो पार्ट आपके लिए पॉलिनेशन के टॉपिक में आवश्यक है, केवल उन्हीं पार्ट को मैंने मेंशन किया, लेबल किया। तो इस लेबलिंग में हमने आपको 3 फूल के पार्ट्स दिखलाए हैं। एक एंथर, आप अपने देखिएगा, आपके डायग्राम में लिखा हुआ होगा एंथर यानी परागकोश, उसके अंदर छोटा छोटा कण आपको दिखलाए हैं, उसको हम लोग परागकण यानी पॉलिन ग्रेन कहते हैं। तो परागकोश और परागकण, ये दोनों को हम साइड में ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं नर भाग। ये फूल का जो होता है वो नर भाग होता है, यानी ये एंड्रोसियम है, जिसको पुमंग कहते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, एक दिखाए हम, एक इधर इस साइड में है, एक बाएं साइड, तो एक दाहिने साइड भी है। ऐसा ऐसा बहुत सारा आपको एंड्रोसियम के जो ये हैं पार्ट ये हो सकते हैं। तो एक को अगर हम ले लेते हैं, तो ये एंड्रोसियम का इकाई मतलब सिंगल, एक को हम लोग क्या कहेंगे? इकाई को क्या कहेंगे? एंड्रोसियम की इकाई को, एंड्रोसियम की इकाई को कहते हैं हम लोग स्टामेन। यानी स्टामेन जो होता है, जिसको हम लोग कहा जाता है पुंकेसर, यानी कई सारे पुंकेसर, एक इधर पुंकेसर दिखलाया गया है परागकोश और परागकण के साथ, और एक दाहिने साइड आपको दिखलाया गया है, पीछे आगे बहुत जगह हो सकता है। तो इसकी संख्या वो अलग अलग फूलों में अलग अलग ढंग की देखने के लिए मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुंकेसर
या पुमंग, दोनों एक ही चीज है। पुमंग जो होता है ना, वो पुंकेसर का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। यानी कई सारे पुंकेसर मिलकर के, कई सारे स्टामिन मिलकर के आपको क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम कहलाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये फूल का क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया। अब यहां पर देखिए, आपको मैंने एक क्या कहता है, पंखुड़ी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, जिसके नीचे आपको गोलाकार स्ट्रक्चर दिखला दिए। तो ये जो ऊपर का टिप है, ऊपर का जो सिरा है, ये सिरा आपको कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपको मादा भाग, फीमेल पार्ट। तो फूल का फीमेल पार्ट क्या होता है मित्रों, फूल का फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम अर्थात पुमंग, ठीक है। और पुमंग का इकाई क्या कहलाता है, पुमंग का यूनिट कहलाता है आपको जाके कार्पेलिया पिस्टिल, जिसको स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। और स्त्री केसर में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला आपको पर्तिकाग्र दिखलाए हैं, स्टिग्मा दिखलाए हैं, उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल अर्थात वर्तिका कहते हैं, और नीचे गोलाकार जो रचना है उसको हम लोग ओवरी अर्थात अंडाशय कहते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। लेकिन पॉलिनेशन में हम केवल चर्चा कर रहे हैं, केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तिकाग्र का, क्योंकि पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है उसमें मैंने आपको डिफिनीशन दिया कि पॉलिनेशन परागण एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में पराग कोष अर्थात एंथर से परागकण यानी पॉलन ग्रेन निकलते हैं, और निकल करके कहां चले जाते हैं, वो सेट कर जाते हैं, वो गिर जाते हैं स्टिग्मा पर। यानी पराग कोष से परागकण का स्टिग्मा तक पहुंचना, स्टिग्मा तक आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब आपको हमारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन ओवरव्यू मैंने दिया। ओवरव्यू क्यों दिया, क्योंकि ये जो है आपके प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैंने शॉर्ट में आपको केवल समझाने के लिए बनाया था, इसलिए मैंने ओवरव्यू पर में लिख दिया, ठीक है। इसको भी आप उतार लीजिएगा, आपके कॉपी में ये भी मेंशन रहना चाहिए, तो अच्छी चीजें रहेगी, समझ गए। हम हर क्लास जो देते हैं ना, उस क्लास में कुछ ना कुछ अलग ढंग का क्लास मेरा रहता है, हमारे कंटेंट अलग रहते हैं, हमारे समझाने का जो तरीका रहता है वो कुछ वेराइट कर जाता है, ठीक है। तो वो आपके लिए हो सकता है पहले तरीके जो समझाए हैं बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए, इस तरीके से समझा रहे हैं तो हो सकता है बच्चे समझ जाए, इसलिए आप लोग कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ऑटोगेमी, ठीक है। इसको सेकंड टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। यह पहला हम स्टार्ट करके दिए हैं, यह निकट संबंधित फूलों में होने वाला इन ब्रीडिंग पॉलिनेशन है। निकट संबंधित फूलों में, निकट संबंधित फूलों हम क्यों दे दिए, हो सकता है कि वह फूल आपका द्विलिंगी हो, या हो सकता है कि पौधे में 2 अलग अलग नर और मादा फूल हो, और उनके बीच में क्या हो रहा हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो, इसलिए इन ब्रीडिंग पॉलिनेशन होता है। इन ब्रीडिंग पॉलिनेशन क्योंकि इसमें अलग जाति का, अलग प्रकार के आनुवांशिकता वाले फूल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इन मतलब अंदर, ब्रीडिंग मतलब जनन करना, अंदर में ब्रीडिंग इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम इसलिए ब्रीडिंग कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ मिला है, और एक तरीके से इन ब्रीडिंग हम कहें तो आपको पूर्णतः गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, पॉलिनेशन करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद सिफोनोगेमी प्रोसेस के द्वारा वो कहां से गुजरता है, वर्तिका यानी स्टाइल से गुजरता है, और स्टाइल से गुजरने के बाद कहां पहुंचता है, ओवरी अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय में पहुंचने के बाद वो ओव्यूल के अंदर जाता है, और ओव्यूल के अंदर जब जाता है तो वहां पर क्या होता है, आपको मेल गैमेटोफाइट की क्रिया होती है, और मेल गैमेटोफाइट की क्रिया होती है, और ये परागकण भी जो है आपको क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, और अंदर में ओव्यूल के अंदर भी क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। उस एम्ब्रियो सैक में क्या रहते हैं, तो आपको मैंने बताया एक सेल होते हैं, और पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज्ड होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो पोलर न्यूक्लियाई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से दूसरा मेल गैमेट मिल जाता है, और एक सेल से जो होते हैं वो पहले मेल गैमेट मिल जाते हैं, जिसके वजह से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण कोष बनता है, और वह जो है आगे के जनरेशन को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। तो एक प्रकार से जन्म की क्रिया का शुरुआती प्रक्रम है, इसलिए मैंने इन ब्रीडिंग लिखा। ब्रीड मतलब होता है जन्म करना, इन ब्रीडिंग पॉलिनेशन है। यह इंटरसेक्सुअल मैं क्यों बोल रहा हूं, इंटरसेक्सुअल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सेक्स रहेगा तो वो सेक्स क्या होगा, एक साथ रहेगा, यानी दोनों मेल और फीमेल सेक्स जो रहेंगे वो एक साथ रहेंगे, यानी बाइसेक्सुअल होता है। और ये कंप्लीट फ्लावर, जनरली फूल आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट किसको कहे, मैंने क्लास में पहले बताया है। कंप्लीट फ्लावर वैसे फ्लावर को कहते हैं, पूर्ण पुष्प वैसे फूल को कहते हैं जिसमें काइलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम अर्थात
बाह्य दल पुंज, पुमंग और जाया, ये चारों चक्र मौजूद होते हैं, उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और जिसमें कोई एक मिसिंग रहता है या एक से ज्यादा मिसिंग रहता है, यानी काइलिस, कोरोना, एनाक्सियम, गाइनोसियम, ये चारों में से कोई एक चक्र या उससे ज्यादा चक्र अनुपस्थित रहते हैं, उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। तो यहां पर जो फूल होगा बाइसेक्सुअल, वो क्या होगा? कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, अब आइए, एक ही फूल के अंदर परागकण का परागकोश से वर्तिकाल तक स्थानांतरण होता है। चूंकि यहां लिखा है ऑटोगेमी, इसलिए मैंने लिखा है एक ही फूल के अंदर, फूल एक ही है और उस फूल में आपको भले ये पार्ट अलग अलग दिखला रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग पार्ट आपको आखिर है तो एक ही फूल का ना, ऑर्गन। तो एक ही फूल के अंदर परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, यानी उसका जाना होता है, उसका गमन होता है, उसका ट्रांसफरेशन होता है। तो इस प्रकार से ये सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं क्रॉस पॉलिनेशन को मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने आप लोग को स्टूडेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन बतलाया कि सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी भी हम लोग कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन अब दूसरा नंबर मैं बतलाने जा रहा हूं। क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगेमी कहा जाता है, यह आउट ब्रीडिंग, वह इन ब्रीडिंग, पहला वाला जो सेल्फ था वो इन ब्रीडिंग प्रोसेस था, यह आउट ब्रीडिंग पॉलिनेशन की क्रिया है। आउट ब्रीडिंग मतलब, आउट ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि यहां पर बाहरी फूल से दूसरे फूल से आपको क्या किया जाता है? परागण किया जाता है, इसलिए इसको आउट ब्रीडिंग प्रोसेस, आउट ब्रीडिंग पॉलिनेशन की क्रिया बतलाया गया है। अब देखिए, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्थानांतरण की दृष्टि से परागण निम्न प्रकार का होता है। यानी पॉलन ग्रेन का काम क्या है? पॉलन ग्रेन का काम है स्टिग्मा पर पहुंचना। तो स्टिग्मा पर जो पहुंचता है वह स्टिग्मा यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, या फूल का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है, वह एक ही फूल में है या दो अलग अलग फूल में है, और एक ही पौधा है या दो अलग अलग पौधा है, या पौधा एक ही जाति का है या अलग अलग जाति का है। इन सारे चीजों को देखते हुए हम लोग जो है चार प्रकार के यहां पर पढ़ने जाएंगे परागण को। एक ऑटोगेमी मैंने लिखा, दूसरा जीनोगेमी, गिटोनोगेमी लिखा, तीसरा मैं जीनोगेमी पढ़ाऊंगा और चौथा मैं हाइब्रिडिज्म पढ़ाऊंगा। तो पहला देखिए ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या लिखा? ऑटोगेमी को मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन में भी बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी भी कहते हैं। तो ऑटोगेमी यह स्वपरागण है, एक द्विलिंगी फूल में होने वाला परागण है। यह स्वपरागण है और एक ही द्विलिंगी फूल। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम में हम सारी चीजों को नहीं दिखा रहे, यहाँ पर सीधे आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये फूल है और ब्लू ब्लू कलर का आपको क्या दिखाएं कि ब्लू ब्लू कलर का जो होता है वो परागकण है। और ये परागकण क्या हो रहा है? ये फूल के अंदर प्रवेश कर रहा है। अंदर में स्टिग्मा मौजूद है, अंदर में मान लीजिए इसका आपको फीमेल ऑर्गन जो होता है, फीमेल पार्ट जो होता है ओव्यूल है ना, वो मौजूद है। तो यहां से एंथर से पॉलन ग्रेन यानी ब्लू वाला जो आपको ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, वो घूमते हुए तीर के द्वारा फूल के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो यानी फूल एक ही है और एक ही फूल के अंदर आपका परागकण स्टिग्मा के अंदर यानी फूल के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए यह फूल द्विलिंगी है और यह कैसा है आपको पॉलिनेशन? ऑटोगेमी पॉलिनेशन। ठीक है। दूसरा देखिए गिटोनोगेमी मैंने लिखाया है। ये एक ही पौधे जो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी पौधा यानी उसको बोला जाता है मोनोसियस प्लांट। उभयलिंगी पौधा जिस पौधे में स्टामिनेट फ्लावर भी लगे रहे यानी नर फूल भी लगे रहे और फीमेल फ्लावर अर्थात पिस्टिलेट फ्लावर भी लगे रहे। तो जब नर और मादा फूल एक ही पौधा में रहता है तो उसको उभय लिंगाश्रयी, उभय मतलब दोनों लिंग को धारण किए हुए पौधा, या अंग्रेजी में मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और अगर कोई पौधे में केवल एक ही लिंग वाला फूल मौजूद है यानी वो पौधा में या तो नर फूल मौजूद है या फिर मादा फूल मौजूद है, तो उसको पृथक लिंगी या एक लिंगाश्रयी, पृथक लिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। यानी पृथक मतलब अलग अलग, अलग लिंग वाले अंगों को, अलग लिंग वाले फूलों को धारण किए हुए पौधे को क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी या पृथक लिंगाश्रयी पौधा। और उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? डायोसियस प्लांट कहा जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा है गिटोनोगेमी में कि एक ही पौधे जिसे उभयलिंगी श्री पौधा या मोनोसियस प्लांट कहते हैं, उसके दो फूलों के बीच में परागण होता है। यानी यहां पर जो आपको फूल बनाए, पौधा जो बनाया है,
इतना हम पौधे में सारा डायग्राम को, सारा चीज को क्लियर नहीं किया, केवल हमको जितनी आवश्यकता है समझाने के लिए बस मैं उतना ही चीजों को मेंशन कर रहा हूँ, बार बार मैं बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग ये ट्रोलिंग मत करने लग जाएगा, सर फूल इस प्रकार का होता है, ये कैसा फूल बना दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जितनी आवश्यकताएं हैं बायोलॉजी में, बहुत सारा चीज हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, सेल्फ क्रिएटेड होता है, वो आपको बुक से या जो फैक्ट होता है उससे थोड़ा सा हट करके रहता है, ठीक है। लेकिन समझाने के व्यू से ये काफी है। एक फूल के पराग कोश से पराग कर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक फूल ऊपर में जो काला काला हम बनाए हैं, मान लीजिए नर फूल है, और नीचे में ब्लू ब्लू कलर से जो बनाए हैं वो क्या है, मादा फूल। यानी ब्लैक इंक से जो बनाया गया है वो आपका कैसा है, स्टामिनेट फ्लावर यानी मेल फ्लावर, अर्थात पुंकेसर ये फूल, नर फूल। और नीचे में ब्लू कलर के इंक से मैंने जो बनाया है वो क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर, यानी आपको स्त्री केसरिये फूल या मादा फूल या फीमेल फूल। तो काला वाला नर फूल है और ब्लू वाला आपका मादा फूल है। इसमें हम क्या देखते हैं कि काला वाला जब फूल है यानी ये नर फूल है, तो नर फूल में क्या होगा, एंथर होगा और पोलन ग्रेन होगा। तो ये पोलन ग्रेन उसी पौधे में जो दूसरा मादा फूल है ना वहां तक चला आता है। तो यहां पर पोलन ग्रेन का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे फूल, नर भाग से मादा भाग, एक ही पौधे में स्थानांतरण हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गिटोनोगेमी, ठीक है। इस दूसरा टर्म का मतलब ये हुआ। यह आनुवांशिक रूप से स्वपरागन, लेकिन पारिस्थितिक रूप से या आर्थिक रूप से ये पर परागन के समान होता है। इस चीज को आप समझिएगा मित्रों। यहां मैंने गिटोनोगेमी को स्वपरागन भी बोला है और पर परागन भी बोला है। अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि गिटोनोगेमी, जिसको हम लोग सजात पुष्पीय परागन कहते हैं, ठीक है, सजात पुष्पीय परागन, आपको मैंने इसके पहले पढ़ा है। तो सजात पुष्पीय मतलब मतलब समान, जात मतलब जाति, समान जाति वाले पुष्प में होने वाला परागन को क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागन या गिटोनोगेमी। तो मैंने यहां पर लिखा है कि आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागन होता है, लेकिन आर्थिक या पारिस्थितिक रूप से ये क्या होता है, पर परागन होता है। कैसे, इसको समझिए। देखिए, आनुवांशिक रूप से मतलब इसके अंदर का जो जीनोमिक कैरेक्टर है वो क्या है, वो एक ढंग का है। जैसे कि मान लीजिए फूल का या पौधे का कोई पार्ट हम ले, तो पार्ट लेंगे, उसका पत्ती में जीन जो होता है वो जीन क्या चीज होता है, डीएनए का बना होता है, ठीक है। जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो डीएनए से क्या किए जाते हैं, उसको आकलन किए जाते हैं, डीएनए से उसका जो है समझा जाता है। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, डीएनए पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड में दो पार्ट होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो हमने कहने का मतलब है कि पौधा है, पौधा में पत्ती है, फूल है, फल है, जड़ है, और भी बहुत सारे उसमें क्या है, पार्ट्स। तो जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो तना हो, जड़ हो, पत्ती हो, फूल हो, फल हो, कुछ भी हो, तो सभी का डीएनए सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। जो तना का डीएनए है वही फूल का डीएनए होगा, वही जड़ का डीएनए होगा, वही पत्ती का डीएनए होगा, वही फल का डीएनए होगा, सभी का डीएनए वही होगा। अगर हम जंतु को देखने जाए तो मान लीजिए मैं पंकज कुमार, आर.के. पंकज कुमार, ठीक है, तो मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरे बाल का जो डीएनए होगा वही मेरे लार का डीएनए होगा, वही मेरे नाखून का डीएनए होगा, वही मेरी त्वचा का डीएनए होगा, वही मेरी किडनी का डीएनए होगा, वही मेरे पैर का डीएनए होगा। यानी शरीर का कोई भी भाग हम ले लेंगे, सबका डीएनए क्या होगा, मैच करेगा, सेम हो। हाँ, ये अलग बात है कि डीएनए मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त करने के लिए जो इजी सोर्स होते हैं वहां से हम लोग डीएनए सैंपल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। और वो क्या होता है, आपको जो सैंपल प्राप्त किया जाता है उसका जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट श्योरिटी की उसकी संभावनाएं ज्यादा होती है। इसलिए कुछ अलग अलग जगह से हम लोग जैसे बाल के जड़ से प्राप्त करते हैं, त्वचा से प्राप्त करते हैं, लार से प्राप्त करते हैं, WBC से प्राप्त करते हैं, ये सबसे जो है हम लोग क्या करते हैं, डीएनए सैंपल प्राप्त करते हैं। वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर दोनों फूल आपको आखिर एक ही पौधे में है, तो जब एक ही पौधे में है तो फूल का जो डीएनए है, जो आनुवांशिकता है, जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर है, वो क्या है, वो सेम। तो सेम रहने के वजह से आपको ये क्या है, स्वपरागन। लेकिन हमने लिखा पारिस्थितिक या आर्थिक रूप से ये परपरागन। पारिस्थितिक या आर्थिक, पारिस्थितिक मतलब पर्यावरण, इकोलॉजिकल है ना व्यू से, और इकोनॉमिकल व्यू से ये क्या है, आपको परपरागन। कैसे है परपरागन, इसलिए परपरागन ये कहलाएगा क्योंकि भाई यहां पर हो सकता है कि परागकण जो है वो नर फूल से मादा फूल तक जो पहुंच रहा है उसमें परिस्थिति का कहीं ना कहीं क्या हो, सहयोग हो। हवा उसमें मदद कर दे, पानी उसमें मदद कर दे, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु उसमें मदद कर दे। तो यह जो होता है, जब
बाहरी माध्यमों के द्वारा जब होने लग जाता है, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा जब होने लग जाता है, तो वह क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और आर्थिक रूप से भी परपरागण के समान होता है। आर्थिक रूप से परपरागण समान क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण क्या है कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो परपरागण की क्रिया हो रही है उसमें मनुष्य भी भाग ले रहा है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है कि एक सही कमर्शियल जो व्यक्ति होगा वो हमेशा अपने बचत पर ध्यान देगा, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देगा। वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बचत भी करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस भी करें, खपत कम हो, नुकसान कम हो और उन्नति ज्यादा। तो यहां पर जो परागण की क्रिया हो रही है, उस परागण की क्रिया में पोलन ग्रेन जो होता है, परागकण जो होता है, उसकी बर्बादी नहीं होने देता है। बर्बादी कम से कम हो पाती है और मनुष्य के द्वारा भी ये परागण करवाया जा सकता है। इसलिए जब मनुष्य के द्वारा परागण करवाया जाता है तो उसको हम लोग बतलाए हैं, आप पढ़ाएंगे, आपको एंथोफिली उसको कहते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक में मैं बतलाऊंगा। तो यहां पर नर फूल के परागकोश से परागकण आपको मादा फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है और इसको पहुंचाने के पीछे या तो प्रकृति का योगदान होता है, एबायोटिक फिजिकल एजेंट का योगदान होता है, या मनुष्य या किसी जीव जंतु का योगदान होता है जो बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। और इसका फायदा होता है ये कि परागकण की बर्बादी नहीं हो पाती है, या फिर ये जो पौधा इसके द्वारा उत्पन्न होता है, प्रोजेनी जो बीज हमें प्राप्त होते हैं, वो बीज में गुण ज्यादा रहता है, वो कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी बातों क्यों कैपेबिलिटी ज्यादा होगा? क्योंकि डीएनए भले आपका समान है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल रूप से अगर देखा जाए तो इसमें मेल पार्ट है तो इसमें फीमेल पार्ट है। तो जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलेगा तो नेचुरली सी बात है कि जो आगे आपको पौधे प्राप्त होंगे, प्रोजेनी और जो बीज प्राप्त होंगे, उसमें ये मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट तो दोनों का ना देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों के लक्षण कुछ ना कुछ आपको आएंगे। तो इसलिए जो है ये आर्थिक व्यू से क्या होता है? आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जंतु ऐसे पैदा किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, जिन जंतुओं में दो अलग अलग जंतुओं क्या होता है? लक्षण होता है। जैसे हम लोग खच्चर देखते हैं ना, जैसे हम लोग बोटनी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो पोमैटो कहते हैं। पोमैटो मतलब क्या? पोटैटो और टोमेटो, आलू का और टमाटर का, दोनों का गुण आपको एक पौधे में आ गया है, एक फल में आ गया है, तो वो पोमैटो। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका जो प्रोजेनी उत्पन्न होगा, वो प्रोजेनी में नर और मादा दोनों के मॉर्फोलॉजिकल जो होते हैं वो कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से भी और पारिस्थितिक रूप से भी ये क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। तो यही मेरे कहने का मतलब है। हाँ, एक बात मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं मित्रों, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि गिटोनोगैमी किस प्रकार का परागण है, गिटोनोगैमी सजात पुष्पीय परागण में कौन सा पॉलिनेशन, कौन सा परागण देखने को मिलता है, और आपका ऑप्शन रहे मान लीजिए परपरागण, ऑप्शन ए परपरागन, ऑप्शन बी स्वपरागन, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी चारों, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो यहां पर अगर डी ऑप्शन या कोई एक ऑप्शन में आपका आ गया कि स्वपरागन और परपरागन दोनों, तब तो मार दीजिएगा डी नंबर में कि स्वपरागन और परपरागन दोनों होगा, क्योंकि मैं यहां बतला भी रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको दोनों का ऑप्शन नहीं रहे, दोनों का ऑप्शन नहीं रहे, यानी स्वपरागन ए नंबर में रहे, बी नंबर में परपरागन है, सी नंबर और डी नंबर में कुछ अलग रहे, उसमें कुछ अलग रहे, समझ गए, उसमें परागन से संबंधित कोई शब्द नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक कंफ्यूजन हो जाए कि आपको सेलेक्ट किसको करना है, मारना किसको टिक करना है। ठीक है, स्वपरागन करे कि परपरागन करे, ऐसी कंफ्यूजन कुछ आती है। और हर परीक्षा में एक बात ध्यान रखें, 3 से 5 क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से जवाब ये होगा और सामने वाले के दृष्टिकोण से जवाब कुछ और होगा। वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, खाली सोचने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, जिसके वजह से या सिचुएशन के आधार पर उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बदल जाता है, जिसके वजह से दोनों में वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन होने की वजह से जवाब आपका क्या हो जाता है, उसके हिसाब से गलत हो जाता है, हमारे हिसाब से सही होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन में आपको रहे स्वपरागन भी है और परपरागन भी है, दोनों अलग अलग ऑप्शन में रहे, तो क्या मारिएगा, किसको मारिएगा, स्वपरागन को मारिएगा कि परपरागन को मारिएगा? तब आपको मारना है स्वपरागन को मारना है। क्यों? क्योंकि गिटोनोगेमी मुख्यतः होता है स्वपरागन, मुख्यतः होता है स्वपरागन। लेकिन आपको अगर इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन
जुड़ जाता है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य आर्थिक रहता है, तब ये जाकर के क्या हो जाता है, पर परागण होता है। यानी फैक्चुअली ये जो होता है ये आपको सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन आगे अगर हम इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, या प्रकृति इसको चेंज कर देती है, तो वैसे कंडीशन में ये बन जाता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए मित्रों, मैंने आपको परागकण और वर्तिकाग्र के आधार पर 4 प्रकार के परागण की क्रिया, पॉलिनेशन क्रिया को बतलाया। पहले मैंने बतलाया ऑटोगेमी, दूसरा मैंने बतलाया आपको डिटोनोगेमी, और तीसरा है जीनोगेमी, और चौथा है हाइब्रिडिज्म। जीनोगेमी, एल्लोगेमी, ये एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगेमी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। समान जाति के 2 पौधों के बीच में परागण होता है। एक पौधा के पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। डायग्राम को आप देखिए, आपके डायग्राम में 2 एक लिंगी पौधा दिखलाया गया, काला वाला फूल से और काला वाला पौधा को हम दिखलाए हैं जो नर पौधा है, मेल प्लांट है, मेल फ्लावर लगा हुआ है, स्टामेट फ्लावर लगा हुआ है। ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, यह आपको मादा पौधा है, मादा फूल को धारण किए हुए है, ये आपका पिस्टिलेट फ्लावर है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों पौधा का जाति एक ही है, लेकिन पौधे में जो लिंग है वो अलग अलग लिंग है, इसलिए इसको हम लोग पृथक लिंगी अर्थात डायोसियस प्लांट कहते हैं। अगर 2 डायोसियस प्लांट के बीच या 2 अलग अलग लिंग वाले पृथक लिंगी पौधों के बीच में जो समान जाति के होते हैं, उनमें अगर परागण की क्रिया होती है, यानी पराग कोश से परागकण एक पौधे से निकलता है और दूसरे पौधे के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग जीनोगेमी कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है ना मित्रों, यह क्रिया आपको किसी बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा होती है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, उसके द्वारा ये क्रिया होती है। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब हो गया जो परागण की क्रिया को संपन्न कराने में सहायता करता है, उसे पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं। जो एजेंट प्रोवाइड करता है उसको एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, ये जीनोगेमी हो गया। चौथा हम लोग देखें हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म का मतलब हो गया यहां पर पौधा दोनों पृथक लिंगी होगा, पौधे अलग अलग लिंग वाले होंगे। एक में नर फूल लगा है, स्टामेट फ्लावर लगा है, दूसरे में आपका पिस्टिलेट फ्लावर लगा है, जो कि मैंने काला से नर को और ब्लू से मादा फूल को दिखलाया है। ठीक है, तो ये चौथे नंबर के हाइब्रिडिज्म में हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों जो पौधा है, ये दोनों पौधा में समान या असमान जाति हो सकती है। जो पौधा हो सकता है, पौधा जो होगा ना, वो समान या असमान जाति की होगी, लेकिन इनमें आनुवांशिक रूप से भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। आनुवांशिक रूप से क्या मिलेगी, भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी जीव जंतु का नाम, पेड़ पौधे का नाम जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, मटर का नाम है आपका पीसम सेटिवम, गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज का नाम रखा, ओराइजा सटैवा, चावल का धान का नाम है, इस प्रकार से नाम रखा गया है, जिसमें 2 शब्दों के मिलने से बना है। पहला शब्द आपका जीनस को और दूसरा शब्द आपका स्पेसिस को दर्शाता है। जीनस मतलब जीन, जो जीन से जुड़ा हुआ है, और स्पेसिस मतलब जो जाति से जुड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है जाति समान या असमान हो सकती है, लेकिन जीन क्या होंगे, आनुवांशिकता क्या होगी, वो अलग अलग होगी। तो जब अलग अलग आनुवांशिकता होगा, दोनों का डीएनए अलग अलग होगा, तो जो पौधे इससे प्रोजेनी जो प्राप्त होंगे, जो बीज का निर्माण होगा, वो बीज में क्या होगा, इन दोनों का या तो मिला हुआ रहेगा या उससे एक कुछ अलग ढंग का कैरेक्टर को शो करेगा। इसलिए इसको हाइब्रिडिज्म कहते हैं। हाइब्रिडिज्म का मतलब होता है संकरण। ठीक है, संकरित रहता है, दोनों का आपस में मिला हुआ रूप रहता है।
यह परागण पर परागण की क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक फूल का जो एंथर से परागकण दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जो पहुंचता है, उसमें कोई बाहरी माध्यम मदद करता है। ठीक है, पौधा समान या असमान जाति का हो सकता होगा, इस बात पर हम कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर, जो उसके सामने मौजूद सिचुएशन है, जो उसके सामने फैसिलिटी मौजूद है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा हाइब्रिडिज्म हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ आपके जो प्रश्न थे, उस प्रश्नों का जो उलझने थी, उन उलझनों को सुलझाने के लिए मैंने ये वीडियो क्लास का थोड़ा सा पार्ट आपको देने का काम किया। बहुत शॉर्ट में आपको दिए हैं और आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने का हमने भरसक प्रयास किया है। आप लोग इसे पढ़ें और कॉपी में सभी कुछ को लिखें। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रहे या ना रहे वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी पढ़ें तो सारे पॉइंट को, सारे बतलाए गए क्लास को आप लोग रिव्यू करने का काम करें। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। वैसे कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज में सुधार की संभावनाएं रहती हैं और मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मेरा हर क्लास कुछ अच्छा बेहतर से बेहतर करें और एक ही टॉपिक पर अगर हम दोबारा क्लास लें तो उसमें कुछ अंतर और ज्यादा कॉन्सेप्ट देने का काम करें। अगर इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, कहीं आपको उलझने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा और तो प्रयास करूंगा कि आपकी उलझनों को, आपकी समस्याओं को, आपके प्रश्नों को मैं दूर करूं, प्रश्नों का मैं जवाब। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का काम करें, क्योंकि जितना जल्द ये चैनल लोकप्रिय होगा, जितना ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा, उतना ही हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी और इसमें फैक्ट तथा इसके अंदर जो टेक्निकल इफेक्ट होता है वो मैं डालने का प्रयास करूंगा और आपके सुझाव का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।